जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड ट्रेवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल से ओवरलैंड बाई बस के द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ड्यूरेशन कितने दिन का होता है, कितना खर्चा आता है, इसमें क्या इंक्लूड रहता है और क्या एक्सक्लूड रहता है, साथ ही साथ इसमें एडिशनल खर्चा आपका कितना आ सकता है। तो श्रद्धालु दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो जैसा हम सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील दोनों ही चीन के क्षेत्र तिब्बत में स्थित अत्यंत पवित्र स्थान है। यह हिंदू के देवता शिव का घर है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्लभ यात्राओं में से एक है और सभी तीर्थयात्रियों को जीवन में एक बार यहाँ अवश्य आना चाहिए। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6,638 मीटर की ऊंचाई पर है। यह तिब्बती पठार के पश्चिम भाग में ट्रांस हिमालय की कैलाश श्रेणी में स्थित है। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैलाश की यात्रा वैसे तो मई से स्टार्ट होकर के सितंबर तक चलती है, लेकिन चूंकि कोविड के बाद इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम ये यात्रा ओपन हो रही है और इंडिया और चाइना के बीच जो सहमति बनी वो लेट से बनी, इसलिए इस साल यात्रा जून से स्टार्ट होकर के सितंबर तक चलेगी। मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि इंडिया से चाहे कोई कहीं पर भी रहता है, उसको अगर वो ओवरलैंड बाई बस के द्वारा यात्रा करना चाहता है तो उसको काठमांडू तक पहुंचना होता है, क्योंकि जो ग्रुप डिपार्ट होता है वो काठमांडू से ही डिपार्ट होता है और काठमांडू में ही फिनिश होता है। तो आपको काठमांडू तक आने और जाने का सेल्फ देखना पड़ता है। डिपार्ट जो है काठमांडू से होता है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं कि इसमें डेली डिपार्चर नहीं होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप साइज होता है और डिपार्चर की डेट पहले से डिसाइड रहती है, तो उसके हिसाब से ग्रुप बनता है, ग्रुप में शामिल किया जाता है और फिर जो है ग्रुप जो है डिपार्ट होता है काठमांडू से। और हर महीने 3 से 5 ग्रुप जो है डिपार्ट होते हैं। अब श्रद्धालु दोस्तों, अगर हम बात करें कि बेस्ट टाइम क्या है प्लानिंग करने का, तो मैं आपको बता दूं कि आप मई और जून ये समर का टाइम है और विंटर में आप सितंबर में प्लान कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है। जुलाई और अगस्त आप अवॉइड करें क्योंकि रेनिंग सीजन आता है, तो थोड़ा सा, हालांकि लोग जाते हैं बट कम लोग जाते हैं क्योंकि फिर इसमें डिले हो जाता है और ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है और खर्चे ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आप समर में मई से जून में और विंटर में आप जो है सितंबर में अपनी प्लानिंग करें। अब श्रद्धालु दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यात्रा में ओवरलैंड बाई बस के द्वारा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 14 डेज की रिक्वायरमेंट होती है, 14 डेज की यात्रा होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डे बाय डे कहाँ कहाँ हम स्टे करते हैं। तो अगर हम डे फर्स्ट की बात करें तो जो भी श्रद्धालु काठमांडू पहुँचते हैं उन्हें काठमांडू से पिकअप कर लिया जाता है और होटल में स्टे कराया जाता है। रात का डिनर रहता है और साथ ही साथ उन्हें कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में ब्रीफिंग किया जाता है। डे सेकंड की बात करें तो डे सेकंड में वे पशुपतिनाथ टेम्पल और स्लीपिंग विष्णु के दर्शन करते हैं। ये 2 ही दर्शन होते हैं और फिर उसके बाद जो है होटल में स्टे करते हैं। लंच होता है, डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है। डे थर्ड की बात करें तो ब्रेकफास्ट के बाद हम सभी श्रद्धालु धनचे या स्याब्रबेसी के लिए जो है रवाना हो जाते हैं। ये काठमांडू से 154 किलोमीटर है जिसको 6 से 7 घंटे लगते हैं। ये मैं बता दूं कि ये नेपाल और चाइना का बॉर्डर है और जो 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। धनचे या स्याब्रबेसी में स्टे करने के बाद डे 4 में हमारी जो टीम होती है वो नेपाल चाइना बॉर्डर की जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करती है और उसके बाद हम कीरोंग के लिए जो है रवाना हो जाते हैं। ये
धनचे या स्याब्रुबेसी से 35 किलोमीटर है। 2 से 3 घंटे लगते हैं और 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब क्योंकि हम डे 4 में काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर चले गए हैं, तो इसलिए जो डे 5 होता है वो फुल डे एक्लिमेटाइजेशन का होता है। किरोंग में हम फुल डे एक्लिमेटाइज करते हैं। उसके बाद फिर हम डे 6 में सागा या डोंगबा के लिए रवाना हो जाते हैं, जो कि 268 किलोमीटर है। 7 से 8 घंटे लगते हैं और 4250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रास्ते में आप ब्रह्मपुत्र रिवर को भी एंजॉय कर सकते हैं। डे 7 में हम लेक मानसरोवर पहुंचते हैं, जो कि 365 किलोमीटर है। डोंगबा से 9 से 10 घंटे की ड्राइव जर्नी रहती है। मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि लेक मानसरोवर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और ये लेक तिब्बत के सभी लेकों में से बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसके बाद डे 8 में हम मानसरोवर में जो भी हवन वगैरह है, पूजा वगैरह है, वो सब यहीं पे होता है। स्नान वगैरह भी हम यहीं मानसरोवर में कर लेते हैं। अगर हमें जल वगैरह लेना है तो हम यहीं से ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम दार्चेन के लिए रवाना हो जाते हैं, जो कि मानसरोवर से लगभग 53 किलोमीटर है। अब श्रद्धालु दोस्तों डे 9 में हम डरबोचे, जो कि 15 किलोमीटर है, बाय रोड जाते हैं और उसके बाद हमारी फर्स्ट डे की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, जिसको हम कैलाश की परिक्रमा कहते हैं। तो ये जो है 14 से 15 किलोमीटर की परिक्रमा रहती है फर्स्ट डे की डेरा फूक तक, और डेरा फूक में हमारा नाइट स्टे रहता है। अब देखिए श्रद्धालु दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि हम परिक्रमा अगर नहीं करते हैं तो फिर कहाँ रुकेंगे, या फिर हम परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये कैसे डिसाइड होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये है कि अगर आप खुद से डिसाइड करते हैं कि आप परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, तो आप 3 दिन तक मानसरोवर में जो कैंप रहेगा वहाँ पर स्टे करेंगे। वहाँ पे हमारी एक टीम रहेगी जो खाना पीना बना करके देगी। दूसरी बात ये आती है कि जो लोग परिक्रमा करना चाहते हैं वो यम द्वार तक जाते हैं और उसके बाद जो हमारी मेडिकल टीम होती है वो चेकअप करती है। कुछ बेसिक चेकअप होते हैं जिनको चेकअप करने के बाद डिसाइड करती है कि कौन लोग परिक्रमा कर सकते हैं और कौन लोग परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। जो लोग परिक्रमा नहीं कर सकते हैं फिर उन्हें रिटर्न होकर के मानसरोवर आना होता है। किसी भी कंडीशन में फिर वो परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, रिस्क नहीं लिया जाता है। और जो लोग परिक्रमा कर सकते हैं फिर वो आगे के लिए प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ बातें और आपको बता दूं कि अगर हम कैलाश पर्वत की बात करें तो वो मानसरोवर से पूरा का पूरा अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप परिक्रमा नहीं करेंगे तो कैलाश पर्वत नहीं देख पाएंगे। कैलाश पर्वत जो है मानसरोवर से ही दिखने लगता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि क्या परिक्रमा के टाइम पर हम कैलाश पर्वत को टच कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो परिक्रमा होती है वो 2 तरीके की होती है। एक इनर कोरा होता है और एक आउटर कोरा होता है। इस यात्रा में जो हम परिक्रमा करते हैं वो आउटर कोरा की परिक्रमा करते हैं, जिसमें हम दूर से करते हैं। और कैलाश पर्वत को टच क्या करना है, कैलाश पर्वत तो काफ़ी बड़ा है, तो ये कहीं पर्वत को नहीं टच कर सकते। साइड बाय साइड जो माउंटेन होते हैं उनको हम टच कर सकते हैं। इनर कोरा जो है, इनर कोरा अभी नहीं कराया जाता है। इनर कोरा बंद है क्योंकि कुछ मिस हैपनिंग हो गया था, बहुत टफ होता है, तो इसलिए इनर कोरा बंद कर दिया गया है। अब आगे हम डे 10 की बात करें तो फिर हम डे 10 में डेरा फूक से डोलमला पास तक, जो कि 5650 मीटर, और उसके बाद फिर चुथुल फूक गोम्पा, जो कि मतलब रिटर्न जर्नी हो जाती है चुथुल फूक गोम्पा, जो कि 4790 मीटर की ऊंचाई पर है। डे 10 में हम 30 से 32 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, जिसमें 10 से 11 घंटे लगते हैं। उसके बाद डे 11 में हम चुथुल फूक से जोंगडो तक आ जाते हैं, जो कि 4 से 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, और उसके बाद फिर वहां से व्हीकल लेते हैं और डोंगबा या सागा आ जाते हैं, और यहाँ पर हमारा नाइट स्टे रहता है। फिर डे 10 में हम किरोंग होते हुए जो है स्याब्रुबेसी आ जाते हैं, और स्याब्रुबेसी में हमारा नाइट स्टे रहता है।
डे 13 में फिर हम जो है काठमांडू आ जाते हैं। सियापुर बेसिस से काठमांडू आ जाते हैं, काठमांडू में स्टे करते हैं और हमारा जो यात्रा है वो सक्सेसफुल हो जाता है। और डे 14 में हम आपको आपकी फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, ये आपकी रही पूरा 14 डेज़ का प्लान। अगर आप नेपाल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा ओवरलैंड बाय बस के द्वारा करना चाहते हैं तो अब अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें तो जो पैकेज की कॉस्ट है वो 2,15,000 रुपये पर पर्सन प्लस 5% GST ये आता है। और जो लोग NRI हैं उनके लिए 2600 USD पर पर्सन आता है खर्चा। मैं बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी जब ये फर्स्ट टाइम इंडियन के लिए खुला आफ्टर 5 ईयर, तो जो चाइना है, चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने 20 से 25,000 प्राइस जो है वो बढ़ा दिया है। अगर हम इसमें इंक्लूजन की बात करें, काठमांडू एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉपिंग इसमें इंक्लूड। इसमें आपका लॉजिंग है, फूडिंग है। फूडिंग में जैसे डिनर है, ब्रेकफास्ट है और लंच है। तीनों टाइप के मील जो है, तीनों टाइम के मील जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। आइटनरी और अकोमोडेशन के हिसाब से ही जो है अकोमोडेट कराया जाता है। पशुपतिनाथ के टेम्पल के दर्शन इसमें इंक्लूड हैं। साथ ही साथ हमारी नेपाली टीम लीडर रहेगी और शेरपा रहेंगे, मेडिकल टीम रहेगी, इंग्लिश स्पीकिंग तिब्बतन गाइड रहेंगे, चाइनीज वीज़ा और क्लाइंट एंड स्टाफ की कॉस्ट इसमें इंक्लूड है। मील्स की बात करें तो वेजिटेरियन मील रहेगा पूरे ट्रिप में। पूरे ट्रिप में एक डफल बैग रहेगा जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत काफ़ी लार्ज बैग रहता है जिसमें सारे जो भी यात्री हैं उनके लगेज को रखने के लिए। चूँकि देखिए वेदर काफ़ी ठंडा रहता है तो हम जैकेट भी प्रोवाइड करते हैं, बट वो रिटर्नेबल रहता है। ट्रिप के बाद उसको हम रिटर्न ले लेते हैं। जब आप परिक्रमा करने लगते हैं तो जो लगेज रहते हैं उसको हमारे जो याक होते हैं वो कैरी करते हैं। फर्स्ट सेफ्टी ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीमीटर रहता है, वो फर्स्ट एड किट इसमें इंक्लूड रहता है। अब कुछ श्रद्धालु होते हैं जो परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो उनकी परिक्रमा के लिए वहाँ पर जो है हॉर्स राइडिंग रहता है। उसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 3,200 युआन 3 दिन के लिए खर्च होते हैं। 1 युआन 12 INR के बराबर होता है। और अगर आपको पर्सनल पोर्टर चाहिए तो 1000 युआन उसके लिए देना पड़ेगा। बाकी श्रद्धालु दोस्तों जो भी प्लानिंग कर रहे हैं 2025 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल की तरफ से, वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +919650496381। फिर से नोट करें +919650496381 हमें कॉल करें। और अगर कुछ वीडियो में नहीं समझ में आया तो उसकी इंक्वायरी करें, अपना सारा डाउट क्लियर करें और आप बुकिंग कैसे कराना है, कितना एडवांस देना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, मेडिकल लगेगा, एज लिमिट क्या है, वो सारी जानकारी ले करके और आप अपनी बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। आशा करते हैं श्रद्धालु दोस्तों को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी जानकारी मिली होगी। जो लोग हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट जरूर करें। हमें उसका आंसर करने में बहुत ही खुशी होगी। तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय।